हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट बिट्स देखेंगे। सबसे पहला बिट है पैसा पोर्टल। पैसा पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो पैसा पोर्टल ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत शुरू किया गया है पैसा पोर्टल। बैंक लोन्स और जो बेनिफिशियरीज है बैंक लोन्स के, उनके लिए इंटरेस्ट सबवेशन देने के लिए ये सेंट्रलाइज ई प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है और इसकी नोडल बैंक जो है वो नोडल बैंक है इलाहाबाद बैंक। सो पैसा पोर्टल आपको पूछा जा सकता है कि ये किस चीज के लिए है। सो इट इज अ सेंट्रलाइज ई प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेस्ट सबवेशन ऑफ बैंक लोन्स टू द बेनिफिशियरीज। मतलब इंटरेस्ट सबवेशन के लिए बैंक लोन्स जिन बेनिफिशियरीज को मिले हुए हैं उनके लिए ये स्कीम है, पैसा पोर्टल के थ्रू वो कर सकते हैं। और ये किस स्कीम के अंदर आया है? दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफैट। ट्रांसफैट एवरग्रीन है, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा भी जाता है। ट्रांसफैट ऐसा फैट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सब चीजों की जड़ जो होती है वो ट्रांसफैट मानी जाती है। मतलब एक इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें। तो ट्रांसफैट नेचुरली भी ऑकर होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली कम मात्रा में होता है, बट आर्टिफिशियली ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इनटेक इसका जो है वो आर्टिफिशियल है हमारा। कैसे बनता है ट्रांसफैट? हाइड्रोजन की जब रिएक्शन होती है ऑयल के साथ तो ये ट्रांसफैट तैयार होता है, जैसे घी, बटर। ओके, तो ट्रांसफैट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आपके लिए ये दो फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्रीलिम्स। डब्ल्यूएचओ जो है, तो डब्ल्यूएचओ ने ट्रांसफैट का मतलब कितनी क्वांटिटी अलाउ की है? तो टोटल एनर्जी का जो इंटेक हम लेंगे उसमें 1% ट्रांसफैट अलाउड है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ। और 2023 तक, मतलब 2023 तक ट्रांसफैट कंप्लीटली इलिमिनेट करने का टारगेट है डब्ल्यूएचओ का। अब हम इंडिया के बारे में अगर देखें तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल इसके ऊपर पूछा गया है। आप कोई भी मतलब पैक्ड फूड पैकेट जो लेते हो, है ना, पैकिंग में आपने वेफर्स खरीदे होंगे, तो उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है वो पूछा गया था यूपीएससी में प्रीलिम्स में। तो उसमें मतलब उसके सारे कंटेंट लिखे होते हैं, देन एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वेज है, नॉन वेज है, ये सिंबल होता है देखो वेजिटेरियन का। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये फूड सेफ्टी सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मतलब नॉर्म्स है, उसके हिसाब से वो होता है। वो सवाल पूछ चुकी है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब FSSAI का टारगेट कितना है? मतलब ट्रांसफैट इलिमिनेशन का टारगेट जो है वो 2022 है, जो डब्ल्यूएचओ से एक साल कम है। और FSSAI कितना ट्रांसफैट अलाउड करता है? टोटल एनर्जी इनटेक के 2% आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत। तो ट्रांसफैट के लिए ये दो फैक्ट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल नीति आयोग द्वारा बनाई गई है। नीति आयोग ने इसको स्टैब्लिश किया गया है। किस लिए स्टैब्लिश किया गया है? तो हिमालयन इकोसिस्टम जो है, हिमालयन एनवायरमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी हो, इसलिए ये बनाया गया है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल बाय नीति आयोग। 5 एरियाज के ऊपर फोकस रहेगा इसमें: वाटर सिक्योरिटी, टूरिज्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देन स्किल डेवलपमेंट, हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी, एंड इंटरप्रेन्योरशिप, और डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और उसके बेसिक्स पे डिसीजन लेना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए आपको एक काम करना है कि इन केस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स हमें ये पूछा जा सकता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस स्टेट में क्या बोला जाता है या फिर किस देश में क्या बोला जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है देखो, है ना, जूमिंग एंड ऑल दैट। तो वो आपको करना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ आंध्रा क्या बोलते हैं, या फिर इन केस ऑफ मलेशिया इसको क्या बोला जाता है, लद्दाख एंड ऑल दैट। तो वो आपको जीसी लियोंग में मिल जाएगा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है, वो उसके सारे नाम याद करना जरूरी है। देन इसके जो चेयरमैन है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, उनका नाम है डॉक्टर VK सारस्वत। तो हिमालयन रीजनल स्टेट रीजनल काउंसिल के चेयरमैन है डॉक्टर VK सारस्वत, तो वो ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट वन, आदि महोत्सव। अब आदिवासी के लिए है ये कि जो आदि अनंत काल से लोग रह रहे हैं उनको आदिवासी बोला जाता है। तो आदि महोत्सव ये नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय स्तर पे होने वाला ट्राइबल फेस्टिवल। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्राइफेड द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्राइबल फेस्टिवल, जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी थीम क्या थी? A celebration of the spirit of tribal culture, craft,
कुसिन एंड कॉमर्स। इट मीन्स दैट ट्राइबल का जो कल्चर है वो आपके सामने रखना है और उससे सारी चीजें जुड़ी हुई जितनी ट्राइबल कल्चर है वो आपके सामने लेके आते हैं, सो दैट आप फैमिलियर हो जाओ उसके साथ। अब जब ये चीजें न्यूज में है तो आपका काम है ट्राइबल से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के आप देख लो, जैसे आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 3381 है, नेशनल काउंसिल जो बनाई गई है, देन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा कि ट्राइबल्स की स्कीम कौन कौन सी चलाई जाती है। जन वन योजना जैसे मतलब वनों के हिसाब से एलपीजी दिया जाएगा पेरीफेरी बफर जोन में रहने वाले लोगों को, तो ट्राइबल की स्कीम्स भी आपको करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर है। अब ट्राइफेड क्या है, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है देख लो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट मीन्स दैट ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है किस चीज के लिए, मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल पीपल की जो मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मार्केटिंग का काम ट्राइफेड करता है। ट्राइफेड कब आया है, 1987 में आया है। ट्राइफेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और पूरे इंडिया में एक 13 मतलब 13 ऑफिसेस है ट्राइफेड के, तो वो भी एक ध्यान में रखना। इन केस ऑफ ट्राइब, तो ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन दुनिया का अगर हम सोचेंगे दुनिया के बारे में तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन अफ्रीका में है एंड सेकंड वन इज इंडिया में है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखना, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अफ्रीका, सेकंड वन इज इंडिया। द नेक्स्ट वन 7th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। 7th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये अगरतला त्रिपुरा में हुआ। टूरिज्म मार्ट जो है ना वो रोटेशनली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होते रहते हैं, मतलब आज त्रिपुरा में हुआ है तो कल जाके मणिपुर में होगा, है ना, इस तरीके से ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करते हुए आए, तो ये रोटेशनल होता है नॉर्थ ईस्ट में। 23rd एंड 24th नवंबर 2018 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो ये इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। इसमें भी क्या किया जाता है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, मतलब अगर देखोगे आप नॉर्थ ईस्ट मैट्रिलिनियल कल्चर आप देख सकते हो वहां पे, रेस्ट ऑफ इंडिया पैट्रिलिनियल कल्चर है, तो उनकी सारी बातें आपको सामने रखी जाती है। देन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट कि डोमेस्टिक वर्कर्स को इंक्लूड किया जाए इन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में अगर डोमेस्टिक वर्कर्स को हम लेंगे तो उनके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ हो सकती है। और दूसरा वहां पे क्लेम है दैट इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू दैट कि डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड वर्क कंडीशन एनवायरमेंट जो है, तो उसके यहाँ पे दो उन्होंने डिमांड की गई है फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। एक 8 आवर डेली वर्क, 8 घंटे का काम, एंड सेकंड वन वीकली ऑफ। अब डोमेस्टिक वर्क होता गया है ना, जो घर में काम किया जाता है, क्लीनिंग, क्लॉथ वॉशिंग, वो डोमेस्टिक वर्क होता है। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क का कोई भी प्रॉपर डेटा नहीं है, या फिर डोमेस्टिक वर्क के लिए हमने कुछ प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया हुआ है आज तक, तो उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी की बात होती है। सेकंड वन, एट इंटरनेशनल लेवल द ILO कन्वेंशन 189 ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पूछा जा सकता है कि ILO कन्वेंशन 189 किसके लिए है, तो इट इज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। अब इंडिया ने ये रेटिफाई नहीं किया गया है, मतलब इंडिया ने इसको मान्यता नहीं दी हुई है और ये हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, तो इंडिया ने क्यों रेटिफाई नहीं किया है, तो इसके रीजन है कुछ। एक, डोमेस्टिक वर्क इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी नहीं जाती है ना। बहुत बार मैंने ये सवाल पूछा है क्लासरूम में कि भाई रेज योर हैंड दोज हु आर वर्किंग मदर्स, तो मतलब हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है जो बाहर जाके सैलरी लेके आएगी वही वर्किंग मदर होती है या फिर वर्किंग वुमन होती है, तो डोमेस्टिक वर्क को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते ऑन डॉक्यूमेंट। सेकंड वन इज लेबर लेजिस्लेशन नाम की जो चीज है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। लेबर लेजिस्लेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, ध्यान में रखना, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, सो इट इज रिलेटेड टू द स्टेट। देन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है इन केस इफ यू रेटिफाई ILO कन्वेंशन 189 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स जो इलिटरेट है तो उनका गैर फायदा लोग ले सकते हैं या फिर उनको फंसा सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट हमारे यहाँ पे एसोसिएशंस होती है, तो एसोसिएशंस भी इसको प्रेशराइज करके प्रेशर ग्रुप की तरह वर्कआउट कर सकती है इसका सहारा लेके। तो ये सारे रीजन है, तो ये आप ध्यान में रखना कि ILO कन्वेंशन 189 डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। द नेक्स्ट वन, क्रेडिट इनहांसमेंट। देखो यूपीएससी में इकोनॉमी से जुड़े हुए टर्म्स पूछी जाती है, तो इसमें क्रेडिट इनहांसमेंट नाम की टर्म है। क्रेडिट इनहांसमेंट मीन्स इंप्रूविंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड
कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाना। फॉर एग्जांपल किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग है BBB, तो आप उसको बढ़ा के क्या कर दो AA। अगर आप उसकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दोगे तो मार्केट में ऑब्वियसली उसको गारंटी मिलेगी। सेकंड थिंग, आरबीआई क्या करता है फिर आरबीआई ने क्या किया है, बैंक्स को अलाउड किया है कि क्रेडिट इनहांसमेंट अप टू 20% फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। तो आरबीआई ने फिलहाल में बैंक्स को अलाउ किया है कि वो 0 to 20% तक बढ़ा सकती है, क्रेडिट इनहांसमेंट कर सकती है इनके कॉर्पोरेट बैंक। तो इतना ही ध्यान में रखना, क्रेडिट इनहांसमेंट मींस इंप्रूविंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। देन ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज। जो यूथ विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए ग्लोबल आईटी चैलेंज 2018 ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि यूथ विद डिसेबिलिटीज उनमें आईटी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए और वो खुद को इंपावर करे उसमें से, तो वो जॉब एंड क्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े उनकी। देन ये किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंपावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट, तो इन्होंने किया है। नेक्स्ट वन इज इंडियन हेल्थ फंड। इंडियन हेल्थ फंड दो और डिसीज के लिए है, एक मलेरिया और दूसरा टीबी। इंडियन हेल्थ फंड कौन लेके आया है, टाटा ट्रस्ट एंड द ग्लोबल फंड। ये दो लोग हैं जिन्होंने इंडियन हेल्थ फंड खड़ा किया है। टाटा ट्रस्ट इज देयर एंड द ग्लोबल फंड इज देयर। तो इन दोनों ने, टीबी का हमारा इलिमिनेशन का टारगेट है 2025 और मलेरिया का हमारा इलिमिनेशन का टारगेट है 2030। तो ये ध्यान में रखना, टीबी 2025 और मलेरिया 2030, और इसके लिए इंडियन हेल्थ फंड है जो टाटा ट्रस्ट और ग्लोबल फंड लेके आए हुए हैं दोनों। देन क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जापान इज देयर, इंडिया इज देयर, यूएस इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। तो ये ध्यान में रखना, क्वाड में क्वाड्रिलैटरल 4 कंट्रीज है कि जिनको मतलब डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट और सारी एक थिंकिंग पे चलती है, और इनको एशिया पैसिफिक रीजन में पीस चाहिए एंड वो सारी चीजें। तो जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन, इंडिया नेपाल पैसेंजर। तो इंडिया नेपाल पैसेंजर हम शुरू कर रहे हैं, तो ये जाएगी जयानगर इन बिहार टू कुर्था नेपाल। जयानगर बिहार में या कुर्था नेपाल में एक प्लेस है, वहां तक ये पैसेंजर चलेगी। 34 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। इसके लिए आपको वीसा की जरूरत नहीं होगी। नेपाल पैसेंजर से ट्रैवल करने के लिए नेपाल में जाना वीसा की जरूरत नहीं है। 34 किलोमीटर का ये रन है। अब ये क्यों शुरू किया, तो चाइना ने भी नेपाल में एक ट्रेन शुरू की है, तो काउंटर चाइना पॉलिसी, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है। देन मैप में कुछ चीजें आपको देखनी होगी, मैप के भी हम कुछ लेक्चर्स लेंगे, तो मैप में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाबहार पोर्ट इज देयर, ईरान में हमने डेवलप कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट। देन गल्फ ऑफ ओमान, देन सी ऑफ अजोव, और सी ऑफ अजोव में एक केर्च स्ट्रेट है, देखो केर्च स्ट्रेट सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, तो केर्च स्ट्रेट जो है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैप में ये सारा आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सेशल्स। सेशल्स ने वर्ल्ड फर्स्ट सोवेरियन ब्लू बॉन्ड रिलीज किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है ना। सेशल्स में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी विजिट किया था। सो सेशल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। वर्ल्ड फर्स्ट सोवेरियन ब्लू बॉन्ड, ये ब्लू बॉन्ड किस चीज के लिए है, सस्टेनेबल मरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 आता है, देखो ये सारा मतलब सी एंड ऑल दैट। तो सस्टेनेबल मरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए ब्लू बॉन्ड सोवेरियन आए हुए हैं। इसके लिए हेल्प किसने की है, तो वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज, दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज ब्लू बॉन्ड के लिए। अब ब्लू इन्वेस्टमेंट फंड भी इन्होंने लाया हुआ है, तो ब्लू इन्वेस्टमेंट फंड फॉर ब्लू बॉन्ड्स। तो ब्लू इन्वेस्टमेंट फंड कौन मैनेज करेगा, तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सेशल्स। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सेशल्स ब्लू इन्वेस्टमेंट फंड रिलीज करेगी या मेंटेन करेगी। इसी के साथ नेक्स्ट वन एक न्यूज हमारी आती है, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिल 2018। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पॉलिटी में, गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं, देन इन केस ऑफ यूपीएससी में इथिक्स में पढ़ते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो बिल प्रपोज्ड है, तो वो चेंजेस क्या है वो हम देखेंगे। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 6 months to 3 years पहले मिनिमम टू मैक्सिमम सजा होती थी, अब उसको कर दिया है 3 साल से लेके 7 साल तक। पहले 6 months to 3 years थी, अब 3 से 7 साल इतनी बढ़ा दी है। देन गिफ्ट लेना भी क्रिमिनलाइज कर दिया है इसमें। तो यूपीएससी पूछती है इनकी इथिक्स में कि आप मतलब बहुत बड़ी मतलब अमाउंट मत लो, बट छोटे छोटे गिफ्ट तो ले ही सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं करना है। दैट इज गिफ्ट क्रिमिनलाइज कर दिया है। देन कोलोजिव ब्राइब, ओके, इसको भी क्रिमिनलाइज। कोलोजिव, इन केस ऑफ करप्शन 2 टाइप के होते हैं, एक कोर्सिव करप्शन होता है, कोलोजिव करप्शन होता है। कोर्सिव करप्शन मींस इट इन्फोर्स बाय फोर्सफुली बाय द सिस्टम,
आपका सब क्लियर होगा, सिस्टम आपके ऊपर फोर्सफुली वो उसको इंपोज करेगी। बट कोलूसिव मीन्स मिल बांट के खाते हैं, तो ये मिल बांट के खाने वाले हैं, देने वाला जो होगा उसको भी इक्वली क्रिमिनलाइज कर दिया है, उसको भी इक्वली उसके ऊपर केस चलेगा। कॉर्पोरेट ब्राइबरी को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। टाइमली ट्रायल होगी, 2 साल में इसके मतलब नतीजा आ जाना चाहिए ट्रायल का, मैक्सिमम अगर लेंथ बढ़ती है तो 4 साल तक, 2 to 4 years। नेक्स्ट वन, इमीडिएट फॉरफीचर। इमीडिएट फॉरफीचर जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसको इमीडिएटली आप फोरफीट करेंगे। एनीथिंग अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन, इसका मतलब कैनवास बढ़ा दिया गया है, इसमें हर वो चीज आपकी गिनी जाएगी जो लीगल रिम्यूनरेशन से छोड़ के है। मतलब आपकी सैलरी अगर होगी, है ना, आप IAS हो, 1 लाख रुपीज 7 पे के हिसाब से, तो उसका हिसाब लगाया जाएगा, और वो छोड़ के आपके पास अगर कुछ भी मिलता है अदर देन लीगल सैलरी, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बिल के ये प्रोविजन है, इसके ऊपर भी हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सो स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस में यूपीएससी बूस्टर में आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हम यूपीएससी बूस्टर में अलग अलग बिट्स देखते रहेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमें हेल्पफुल होंगे। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।